नमस्कार दोस्तों, माध्यम तकनीक एवं सामग्री भाग 5 में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस भाग 5 में बाटिक और ग्वाश रंगों के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ये टेक्निक क्या है और कहां-कहां पर इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं गौचे यानी कि जिसे ग्वाश भी कहा जाता है, और ये टेक्निक होती क्या है और ये किस प्रकार के रंग होते हैं, इनके बारे में भी आज हम विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। गौचे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे अंग्रेजी में ग्वाश कहते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ग्वाश शब्द ही पढ़ा है, क्योंकि जितने भी कला में प्रयोग होने वाली शब्दावली है वो खासकर फ्रांसीसी होती है या इटालियन होती है। तो यहाँ पर ये जो गौचे शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजों ने इसे ग्वाश कहा था। गौचे अपारदर्शी जल रंग का जलीय माध्यम है। गौचे रंग का प्रयोग 12वीं शताब्दी से किया जा रहा है। वर्तमान में गौचे रंगों का प्रयोग कॉमिक्स, पोस्टर, डिज़ाइन कार्य में बहुतायत से किया जा रहा है। यानी कि जो गौचे कलर हैं, यानी कि जिसे ब्रिटिश लोगों ने ग्वाश कहा, यह जल रंगों के ही परिवार के रंग होते हैं, यानी कि वाटर कलर फैमिली से ही ये आते हैं। और कुछ अंतर के कारण इसको वाटर कलर कहना भी पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं होगा। तो देखते हैं कि वो अंतर क्या होते हैं। अब देखते हैं गौचे रंग व जल रंग में भिन्नता। तो हम यहाँ पे गौचे रंग इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये फ्रांसीसी शब्द है, और किसी भी टेक्निक को अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो आप जो है उस टेक्निक को भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हम ग्वाश और गौचे दोनों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ग्वाश रंग और जल रंग में क्या अंतर होता है? तो इसमें पहला अंतर होता है, गौचे रंग अपारदर्शी रूप से सूखते हैं, जबकि जल रंग जो होते हैं वे पारदर्शी रूप में सूखते हैं। दूसरा अंतर है इसमें, गौचे रंग के कण भारी होते हैं जबकि जल रंग के कण हल्के होते हैं। यानी कि जो ग्वाश रंग होते हैं उनके पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जबकि वाटर कलर के पार्टिकल लाइट पार्टिकल होते हैं। तीसरा अंतर होता है, गौचे रंग द्रव्य को हल्का करने के लिए सफ़ेद रंग द्रव्य मिलाया जाता है, जबकि जल रंग को हल्का करने के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे आप एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हो या टेम्परा का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कलर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जब भी आप हल्का करना चाहते हैं तो उसमें सफ़ेद रंग मिलाया जाता है, जबकि जो जल रंग होते हैं उनमें पानी से उनको हल्का किया जाता है। तो इसी प्रकार गौचे जो रंग होते हैं, ग्वाश रंग होते हैं, उनको भी जब हल्का करना होता है, उनको किसी अन्य टोन में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पर जो है सफ़ेद रंग की आवश्यकता होती है। चौथा अंतर होता है, ग्वाश रंग जल्दी सूखते हैं जबकि जल रंग देर से सूखते हैं। तो ये चौथा अंतर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो ग्वाश रंग होते हैं, गौचे रंग होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, जबकि वाटर कलर जो होता है, जो जिसमें पानी मेन बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो देर से सूखता है। तो ये चार मुख्य अंतर थे जिनके द्वारा ग्वाश रंगों और जल रंगों में आप अंतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाटिक टेक्नोलॉजी की, यानी कि जो बाटिक डाइंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिसमें कपड़ों को रंगा जाता है, उस तकनीक के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से ये इसका प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से इसका विकास होता है। तो इस वीडियो में हम अब बाटिक टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। बाटिक एक इंडोनेशियाई शब्द है जो बातिक से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मोम से लिखना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, कि जो बाटिक शब्द है वो मूलतः इंडोनेशियाई शब्द है, और इंडोनेशियाई जो शब्द है बातिक, उस शब्द से लिए अपभ्रंश होकर के हिंदी में बाटिक बना है। और इस शब्द का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है मोम से लिखना। तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से मोम का यहाँ पर इस्तेमाल कपड़े को रंगने में किया जा रहा है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में 12वीं सदी से कपड़ों को रंगने के लिए बाटिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये मालूम चल चुका होगा कि जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप समूह है, वहाँ पर 12वीं सेंचुरी से यानी 12वीं शताब्दी से कपड़ों को रंगने के लिए बाटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है।
यह एक छपाई तकनीक है जिसमें कपड़े पर जिस स्थान पर रंग न लगाना हो उस स्थान पर मोम लगा दिया जाता है। यानी कि जब भी किसी कपड़े को रंगना होता है और जहाँ जहाँ पर आपको रंग नहीं चाहिए वहाँ पर पिघले हुए मोम को लगा दिया जाता है कपड़े के ऊपर, और जो मोम होता है वो इस तरीके से कपड़े को ढक लेता है, इस तरीके से कपड़े पर चिपक जाता है कि वहाँ पर रंग नहीं लगता है। और जब ये पूरे कपड़े पर हम इस तरीके से मोम का रिफॉर्मेशन कर लेते हैं, वैक्स को हम लगा देते हैं डिज़ाइन के मुताबिक, तब हम इस पूरे के पूरे कपड़े को एक रंग के टब में भिगोते हैं। और इस प्रक्रिया में जहाँ जहाँ पर मोम लगा होता है वहाँ वहाँ पर रंग नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि मोम एक किस्म से वाटरप्रूफ उस जगह को बना लेता है, वहाँ पर रंग कपड़े के संपर्क में नहीं आता है। और जहाँ जहाँ पर मोम नहीं लगा होता है वो रंग वहाँ पर स्थायी हो जाते हैं। और उसके बाद इस पूरे जो रंगे हुए कपड़े होते हैं इनको गर्म पानी में भिगोया जाता है। और जब गर्म पानी में इनको भिगोया जाता है उसके बाद गर्म पानी के संपर्क में आने पर मोम पिघल जाता है, मोम कपड़े को छोड़ देता है। और अगर उसके बाद भी कहीं पर कोई मोम रह जाता है तो उसको गर्म इस्त्री या आयरन करके वहाँ पर से मोम को हटा लिया जाता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कपड़े पर जहाँ जहाँ पे आपको रंग नहीं चाहिए वहाँ पर मोम से एक लेयर बना दी जाती है और जिसके कारण रंग वहाँ पर नहीं जाता है। बाटिक में प्रयोग होने वाले जो मोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला मोम है वह है मधुमक्खी के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है बी वैक्स, और दूसरा जो मोम होता है वो होता है पैराफिन वैक्स। तो बाटिक में अक्सर ये दो प्रकार के मोम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से जब 12वीं शताब्दी में मोम का जो इस्तेमाल होता था वो मधुमक्खी से प्राप्त मोम का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि पैराफिन मोम एक ऐसा मोम है जिसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट होता है। जब डीजल, पेट्रोल और अन्य प्रकार के जब रसायन हमें प्राप्त होते हैं तो जो लास्ट में हमें जो प्राप्त होता है वो पैराफिन मोम होता है। तो ये काफ़ी सस्ता भी है मधुमक्खी के मोम से। तो इसलिए आजकल जो है बाटिक टेक्नोलॉजी में पैराफिन मोम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और आपने जो भी मोम अभी तक मार्केट से लिया होगा, जैसे कैंडल के रूप में आप लेते हैं, वो भी पैराफिन मोम ही होता है। तो काफ़ी सस्ता होता है पैराफिन मोम, इसलिए बाटिक टेक्नोलॉजी में पैराफिन मोम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं बाटिक में कपड़े को दो विधियों के द्वारा रंगा जाता है। तो वो दो विधियां कौन सी हैं? पहली विधि है ब्रेथॉल विधि। ब्रेथॉल विधि जो है जिसमें पक्के रंगों का इस्तेमाल कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे केमिकल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे ब्रेथॉल विधि कहते हैं। दूसरी विधि है इंडिगो विधि। इंडिगो विधि में वानस्पतिक रंगों से या खनिज रंगों से कपड़े को रंगा जाता है। तो ये दोनों विधियाँ, ये दोनों तकनीकें बाटिक में इस्तेमाल की जाती हैं। जो कि हमें पता है कि बाटिक जो टेक्नोलॉजी है ये मूलतः इंडोनेशियाई टेक्निक है, लेकिन जब ये टेक्निक भारत में आई थी तो भारत में तमिलनाडु के जो चोल मंडल कलाग्राम था वहाँ पर इसका व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शुरू हुआ था, और शांति निकेतन में भी इसका व्यावसायिक प्रशिक्षण कला के विद्यार्थियों को दिया जाता था। और आज ये टेक्निक ऐसी टेक्निक बन चुकी है जो बहुत ही सरल टेक्निक है, और जिसका प्रयोग लोग जितने भी कुटीर उद्योग हैं, जो कपड़े से रिलेटेड जितने भी हमारे कुटीर उद्योग हैं, उनमें जो भी कपड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है उनमें एक टेक्निक बाटिक टेक्निक भी है। और काफ़ी अपने बाटिक के कपड़े ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। अगर आपको आज से पहले ये नहीं पता था कि बाटिक के कपड़े किस प्रकार से दिखते हैं, किस प्रकार से वो पहचाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे बाटिक के नमूने यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो अब आप बाटिक के रंगे हुए वस्त्रों को पहचान चुके होंगे और आपको लगता होगा कि आपने भी कभी न कभी अपने जीवन में कभी न कभी आपने बाटिक से रंगे हुए कपड़ों को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। और आजकल इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा शुरू भी हो चुका है। बाटिक जो टेक्नोलॉजी है इससे रंगे हुए कपड़ों की डिमांड आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बाटिक टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, भारत, श्रीलंका, चीन,
जापान और मध्य एशिया के कई सारे देशों में इसका प्रचलन, इसका उपयोग आज भी कपड़े को रंगने के लिए किया जा रहा है। हालांकि आज कपड़े को रंगने के लिए कई प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, तो परंपरागत रूप से कपड़ों को जो रंगने वाले लोग हैं आज भी वो बाटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के अंक का हमारा प्रश्न है, निर्मला पटवर्धन किस क्षेत्र से संबंधित कलाकार है? क्योंकि कलाकारों से संबंधित करके भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो निर्मला पटवर्धन किस क्षेत्र से संबंधित कलाकार है? और विकल्प है फोटोग्राफी, सेरेमिक आर्ट, मूर्तिकला और चित्रकला। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, किस ग्रंथ में अछालन यानी वॉश तकनीक का उल्लेख है? विकल्प था नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र और अभिलाषितार्थ चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अछालन यानी कि वास तकनीक का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया गौरव नौटियाल जी ने, रामदास रघुवर सेवक जी ने, प्रेमा मेहता जी ने, हिमांशु गुप्ता जी ने, पूनम द्विवेदी जी ने, रोशनी तोमर जी ने, बलदेव पवार जी ने, पवन कुमार जी ने और नीतू सैनी जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।